सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। इस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है पिछले आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से लेकर पिछले 2010 तक के बीच आए हुए क्वेश्चनों में से हैं या इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, एक जो आपने यूजीसी नेट के फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर एक आता है पाठ्यक्रम। तो उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं या क्या क्या घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला घटक जो शासन पद्धति, जो भी किसी देश का एक शासन पद्धति होता है यानी राजनीति में जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो विचारधारा होती हैं वह भी जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। दूसरा है परीक्षा प्रणाली। किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली क्या है। जिस प्रकार हमारे देश में जो परीक्षा प्रणाली है पहले सबसे पुरानी ट्रेडिशनल थी, उसके बाद जो है अभी आईसीटी बेस चल रही है। तो ये शिक्षा प्रणाली भी जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था कैसी की गई है, शिक्षा व्यवस्था में कितना खर्च किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और शिक्षकों को इस साथ साथ जो है पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब जो सुविधाएं हैं शिक्षा व्यवस्था में, जो भी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे अध्यापक के लिए हों, स्टूडेंट के लिए हों, स्टूडेंट को रहने के लिए स्कूल हों, इत्यादि बातें भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। सामाजिक परिवर्तन, किसी भी देश का सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में हो रहे परिवर्तन जो होते हैं वह भी एक शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। फिर अध्ययन समिति, प्रत्येक देश में जो है कुछ अध्ययन के लिए, कुछ अध्ययन की कमी और अच्छाई निकालने के लिए एक समितियां बनाई जाती हैं। वह समितियां कुछ अपना समय समय पर जो है डिसीजन देती हैं, तो वह भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आयोग। जिस प्रकार भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रीय आयोग बने, जैसे 1948 में राधा कृष्ण आयोग बना, फिर 1964-65 में कोठारी आयोग बना, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बाद सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अभी भी फिलहाल में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जो अपना वक्तव्य देती हैं या अपने विचार देती हैं या कुछ बदलाव के लिए बोलती हैं, तो इनसे भी पाठ्यक्रम में प्रभावित होता है। और लास्ट है शिक्षा समितियाँ। कुछ ऐसी शिक्षा समितियाँ बनती हैं वो भी अपना विचार देती हैं। ये सब भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये मेन है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष क्या हैं। तो जो हमारा भारत के अंदर अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम है तो उसके दोष क्या है। इसको दोस्तों कैरिकुलम भी बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1 है संकुचित दृष्टिकोण, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का जो है संकुचित दृष्टिकोण है, इसका विस्तार दृष्टिकोण नहीं है, तो यह भी एक इसका दोष है। दूसरा, जीवन से संबंधित नहीं है। कोई भी हमारे यहाँ देश में जो शिक्षा हो रही है, खासकर कुछ शिक्षा ऐसी हैं जो जीवन में आने वाले काम से बहुत कम संबंध रखती हैं। मान लिया कुछ टेक्निकल जो कोर्स हैं उनको छोड़ कर देखा जाए तो जो भी शिक्षा दी जा रही है वो जीवन से संबंधित नहीं है। तीसरा है पुस्तकें केंद्रित है। हमारे देश की जो पाठ्यक्रम है वह जो पुस्तकों में है, पुस्तकों से पढ़ा जाता है, उसको जो है ग्राउंड में बहुत कम है, तो इसका एक ये भी दोस्त है। दूसरा दोस्त जो है दोस्तों, एक नेक्स्ट जो है रूढ़िवादी। भारत के अंदर रूढ़िवादी विचारधारा भी जो है पाठ्यक्रम का एक दोष है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा। भारत में इतना बड़ा देश है, यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक संप्रदाय की अलग अलग भिन्नताएं हैं। अलग अलग वर्ग के व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं मिलेंगी आपको, तो उसको भी हम मैनेज नहीं करते हैं, वो भी कमी है हमारे पाठ्यक्रम में। परीक्षा की प्रधानता, भारतीय जो भी शिक्षा ग्रहण की जाती है एक उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा के आधार पर ही यह जांच लिया जाता है कि किसने कितनी ज्ञान है या कितनी क्वालिटी प्राप्त की। तो परीक्षाओं की प्रधानता ज़्यादा यहाँ पर चलाई जा रही है, क्योंकि एक्टिविटियाँ कम हैं और एक्टिविटी जो होती हैं उनके द्वारा उसमें परीक्षा की इतनी प्रधानता नहीं होती जो एक्टिविटी में होती है। सातवां है तकनीकी शिक्षा का अभाव है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा बहुत कम है। उसके अलावा जो शिक्षा ऐसी है जो जीवन से संबंधित नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश के अंदर जो भी जितने भी क्षेत्र हैं अगर अभी देखा जाए तो उस क्षेत्र के संबंधी एक कहना मतलब क्लास 8 या 10th या 12th के बाद
जो भी कोई व्यवसाय करना चाहता है उसके संबंधी किसी को शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इतनी सुविधा नहीं है कि उस क्षेत्र में ही उसको विशेष शिक्षा दी जाए और उसी में उसको डिप्लोमे दिए जाए, उसी में डिग्री दी जाए। अगर किसी को शिक्षा पहले प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको किसी भी व्यवसाय में अपना व्यवसाय सीखना पड़ेगा। खासकर इस तरह की कमियां हैं तो यह भी एक दोष है। भारतीय धर्मों की प्रधानता यहाँ पर क्या है, बहुत सारे धर्म हैं, धर्म भी जो है हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक धर्म अपने को उच्च बताने के लिए और उसको कहने मतलब जिस धर्म की प्रधानता रहती है या जिस धर्म के जो है सरकार बनी होती है या जिस धर्म का प्रभाव होता है वह उस पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश करती है और अपने धर्म के अनुसार जो है पढ़ाने की कोशिश करती है। 10वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। सबसे बड़ा है कि अभी भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे या शिक्षण नहीं कर रहे या उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर रहे। तीसरा है पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति जो है क्यूरे शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 4 है पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये किसने कहा है, तो ये एनन द्वारा कहा गया है कि पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। प्रश्न नंबर 5 है पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या है, तो इसका बुनियादी सिद्धांत ये है पाठ्यक्रम का कि उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उपयोग करने लायक हो, यानी कि प्रयोग में आने वाला हो। प्रश्न नंबर 6 है कल्याणकारी राज्य का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों संविधान के जो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया कि काम ऐसा किया जाए जो समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। प्रश्न नंबर 7 है कक्षागत शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो जो शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षण विधि के निर्धारण में कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, कहने मतलब कक्षा का जो शिक्षण है ऐसा हो जो प्रेरणा देने वाला हो। जब तक किसी व्यक्ति को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी यानी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई भी काम जब किया जाता है कोई मोटिवेशन से उसमें होने से वह काम अच्छी तरह से होता है। दूसरा क्रिया का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को ऐसे वो छात्र को जो है इस तरह का शिक्षण दिया जाए जिससे उसका क्रिया का सिद्धांत यानी कि उसको करने में उसको लालायित होना चाहिए या करके सीखने में हो। जीवन के संबंधी जोड़ने का सिद्धांत, और इसका जो कक्षागत शिक्षण में सिद्धांत नेक्स्ट है जीवन में संबंध को, यानी कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो जीवन से जुड़ा हो, यानी कि आने वाले समय में उसके जीवन में उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत, कहने मतलब किसी भी शिक्षण को लेने के लिए रुचि होनी चाहिए, उसमें शिक्षण को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें कि छात्रों के अंदर रुचि पैदा हो, रुचि पैदा होती है तो वह अच्छे से शिक्षण कर पाते हैं। 5 है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कोई भी शिक्षण जब कराया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य होना चाहिए जिसको छात्रों को लगे कि ये इसका जो है मेन उद्देश्य ये है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण में जो है चयन का सिद्धांत होना चाहिए, कहने का मतलब ये है जो भी छात्र अपने व्यक्तित्व में आने वाले समय में अपने जीवन में कुछ चयनित करना चाहता है कुछ क्षेत्रों को या कुछ इसमें चयन करने के बाद उसमें कुछ अपना जीवन यापन करना चाहता है उसके साथ, तो उसी तरह का शिक्षण छात्रों को देना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत से मतलब ये है जब भी कोई आप शिक्षण करा रहे हैं तो एक भी मान लिया कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें उसको विभाजन करके पढ़ाना चाहिए। मान लिया भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहले प्रकृति के बारे में पढ़ाएं, फिर वनों के बारे में पढ़ाएं, फिर जो नदियों के बारे में, ऐसे विभाजन करके शिक्षण दिया जाना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहने मतलब ये है जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जाति हैं, वर्ग हैं और अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उसमें जो है उन क्षेत्रों के इन सब के कारण व्यक्तियों के में भी कुछ भिन्नताएं हैं, तो उस अनुसार ही उनको शिक्षण देना चाहिए। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, कोई भी शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध से मतलब ये है जब किसी भी छात्र को कोई शिक्षण दिया जा रहा है किसी क्लास में, तो मान लिया सहसंबंध करके पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लिया इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास का राजनीति से क्या संबंध है, भूगोल से क्या संबंध है और इसका जो है समाजशास्त्र से क्या संबंध है, उसका संबंध दिखा के ही उसका एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। योजना का सिद्धांत, कोई भी जो है शिक्षण करने के लिए योजना बनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है कक्षागत शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, तो कुछ कहने मतलब जो भी शिक्षा दी जाती है कक्षा के अंदर या किसी क्लास के अंदर तो उसके कुछ सूत्र हैं।
तो उत्तर में है, विषय सामग्री को प्रभावी ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 सूत्र है ज्ञान से अज्ञान की ओर। इसका मतलब ये है, छात्र को पहले वह शिक्षण देना चाहिए जिसके बारे में उसको ज्ञान है, फिर उसको उस तरफ ले जाना चाहिए जहाँ पर उसको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है। सरल से जटिल की तरफ, पहले छात्रों को जो है क्लास के अंदर सरल चीज़ें बताएं, उसके बाद जटिल चीज़ों की तरफ ले जाएं या जटिल चीज़ें बताएं। तीसरा है पूर्ण सेंस की तरफ, जैसे इसमें पूर्ण से पहले मान लिया जिस प्रकार ऐसे पढ़ाना चाहिए, जैसे व्यक्ति का एक पूर्ण शरीर है तो पहले पूर्ण के बारे में पढ़ाएं, फिर उसके इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ाएं, जैसे मान लिया पाचन तंत्र है और उसका मस्तिष्क है या जो भी शरीर के अंदर उसके बारे, यानी पहले पूर्ण पढ़ाएं फिर उसके बाद अंश की तरफ जाएं। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, कोई भी पहले अनिश्चित चीज़ें हैं तो उसको निश्चितता की तरफ ले जाएं। विशिष्ट सामान्य की तरफ, जैसे इसको विशिष्ट आपने पढ़ा होगा, तो विशिष्ट कोई चीज़ है उसके से सामान्य की तरफ ले जाए। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाने का मतलब ये है, जैसे मान लिया आपने पहले पहाड़ को पढ़ाया, अब ये पहाड़ है, पर्वत है, फिर पर्वत से जो है पर्वत में क्या क्या है, खनिज के हैं, कौन कौन से खनिज निकलते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, इस तरह करके पढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की तरफ भी इसी तरह है। आप उसको भी आप मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कुछ चीज़ें हमको देखने में मिल रही है, जैसे हमने मान लिया प्रत्यक्ष जो है हमारे सामने, यहाँ पर भी पहाड़ का उदाहरण देते हैं, कोई पर्वत है, पर्वत में हमको पर्वत दिख रहा है, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक की ओर, कहना मतलब मनोवैज्ञानिक से यह है कि जिसको मनोवैज्ञानिक से तार्किक यानी तर्क की तरफ ले जाना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, अनुभूति से युक्ति की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक द्वारा यह दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले, तो करना मतलब करके सीखना, ये फ्रोवेल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, पूर्ण से अंश की ओर सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो यह गेस्टाल्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, विशिष्टता से सामान्य की ओर किसके द्वारा या किस नाम से भी जाना जाता है, तो आगमन विधि के नाम से जानता है, विशिष्टता से सामान्य की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, ज्ञान से अज्ञान की ओर सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह हर्वर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण संपूर्ण सूचनाओं, विचारों, अभिव्यक्ति, ज्ञान, भावनाओं, अनुमान, व्यक्ति विशेष उद्दीपन, जो व्यक्ति विशेष के उद्दीपनों को क्या है, शब्द मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, प्रतीक या चिन्हों के द्वारा एक से दूसरे को भेजना संप्रेषण कहलाता है। तो दोस्तों जब भी संप्रेषण की बात आए तो इन शब्दों का ध्यान रखना कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मूल्यांकन या परीक्षण की विशेषता क्या है, तो कोई भी जब क्लास के अंदर एवेल्यूशन किया जाता है यानी कि मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके कुछ उद्देश्य है होने चाहिए या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले उद्देश्यपूर्ण हो कोई भी मूल्यांकन, उसका इतना मूल्यांकन किया जाए कि उसकी व्यापकता हो, यानी कि पूरे जो भी कोर्स कराया है, पढ़ाया है, सब में उसमें वो इंक्लूड हो। मितव्ययिता हो, यानी कि कम खर्चीला हो। परीक्षण यानी कि आपका मूल्यांकन ऐसा हो जिसका उपयोगिता हो। सामान्य हो, ऐसा नहीं है इतना हार्ड हो या इतना काम इतना वर्क वाला हो जाए कि उसको ढंग से नहीं कहें। प्रतिनिधित्व वाला हो और विश्वसनीय हो। मूल्यांकन कभी भी सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी जो विशेषता है ये होनी चाहिए कि वह जो है विश्वसनीय हो, वैधता वाला हो, उसको सभी मानने वाले हों। प्रश्न नंबर 17 है, NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो टीचिंग सोशल स्टडी इसकी एक पत्रिका है जो NCERT द्वारा प्रकाशित की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 18 है, पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम का अर्थ वैसे तो दौड़ का मैदान होता है। और हेनरी जे ओ ओटो ने कहा कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय का वातावरण आता है जिसमें सभी कोर्स क्रियाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 19 है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के हेरोल्ड टीओ जॉनसन है। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है आज का, पाठ्यक्रम का आधार कौन कौन से हैं। कोई भी जब किसी भी
स्कूल में यानी किसी भी शिक्षा के संबंधी कोई पाठ्यक्रम बनता है तो किस आधार पर बनाया जाता है? तो सबसे पहला ऐतिहासिक आधार, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो इतिहास बताने वाला हो, क्योंकि इतिहास से क्या हम भूतकाल और वर्तमान को जानते हैं, फिर उसके लिए भविष्य के बारे में जान लेते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हमको मिल जाती हैं। मनोवैज्ञानिक हो तो उनकी मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम ऐसा हो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाया गया हो, दार्शनिक आधार पर बनाया हो, क्योंकि दार्शनिक आधार पे है, कहने मतलब जो भी हमारे ऐसे दार्शनिक लोग हुए हैं जिन्होंने जो वक्तव्य समाज के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं, या समाज के जागृत करने के लिए, समाज में कुरीतियों को दूर किया है, या समाज के लिए जो बुराइयां थी उनको दूर किया, तो उनके आधार पे बनाया हो। वैज्ञानिक आधार पे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है पाठ्यक्रम वैज्ञानिक आधार पे हो। सांस्कृतिक आधार पर हो, किसी भी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र विशेष या देश की जो एक संस्कृति होती है वह बहुत ही व्यक्तियों को प्रभावित करती है, और व्यक्ति उसी संस्कृति में रहते हैं, उसी संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और अपने समाज को, संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सांस्कृतिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो। बिना समाज के जो व्यक्ति का कोई भी मूल नहीं है, इसलिए जो है कोई भी पाठ्यक्रम हो, यानी कि जो भी शिक्षण दी जा रही है, शिक्षण के में जो चीज़ें भी सम्मिलित की जा रही हैं, उसको इस तरह बनाया जाए कि वो सामाजिक आधार पर बना हो, यानी कि सामाजिक की मान्यता हो उसमें। आदर्शवादी हो, आदर्शवादी का मतलब ये है कि लोगों में इस तरह की भावना, आदर्शवाद की भावना पैदा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी ना हो, उनके में ऐसा आदर्श होना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, और समाज को में एक आदर्शवाद उत्पन्न होना चाहिए। प्राकृतिकवाद हो, कहने में प्राकृतिकवाद का मतलब ये है जो भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जो प्रकृति बनी हुई है उसको हम प्रकृति में कैसे रह सकते हैं, प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके साथ जीवन यापन करना है, और भविष्य के लिए कोई ऐसा का ना बनाया जाए जिससे खतरा उत्पन्न हो जाए। यथार्थवादी हो, और प्रयोजनवादी यानी प्रयोग करने योग्य हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण थे। आपने इनको पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ इनसे फ़ायदा लगेगा दोस्तों। साथ ही आप मेरी वेबसाइट ldc@netexam.com पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जो है आपको ये सब पढ़ने के लिए मिल जाएगा जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है। इस तरह के वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन के 100 से 120 सेट मिलेंगे आपको, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।